नमस्कार सभी को। देखिए, आज मैं रिवीजन टेस्ट क्लास 12 का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि जब आप पेपर आपके सामने आता है तो पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ें। आप अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद उनके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आंसर सीरियल से लिख लें। यदि कोई क्वेश्चन का ऐसा रहता है कि आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन और आंसर लिख के जगह छोड़ दीजिए। जब आपके दिमाग में आ जाए उस दौरान आप लिख दें। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है विद इन टाइम। टाइम का विशेष ध्यान रखना कि 3 घंटे का ही टाइम आपको मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे मुख्य रूप से लास्ट में आप ले जाइए कि क्वेश्चंस जो नहीं आता उसके बारे में भी कुछ लिख देंगे तो नंबर आपको अवश्य मिल जाते हैं। तो रिवीजन टेस्ट में आपके 4 पार्ट हैं। एमसीक्यू पार्ट है यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर ट्रू एंड फॉल्स है सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का मुख्य रूप से आपका फिल इन दी ब्लैंक है, रिक्त स्थान, और फोर्थ नंबर पर मैचिंग है यानी सही जोड़ियां बनाइए। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। जो रिवीजन टेस्ट जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वही है। देखिए, लैंगिक संसर्ग जन्य रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से जो दिया हुआ वह क्या है। लैंगिक संसर्ग जन्य रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, हीमोफीलिया, अस्थमा और कैंसर। तो विशेष ध्यान देना है इसमें। जो मुख्य रूप से लैंगिक संसर्ग जन्य है वह मुख्य रूप से आपका एड्स है। एड्स है, विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि एड्स होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से फीमेल में कौन सा रोग, कौन सा सिंड्रोम होता है। ये आपको पता ही है कि क्रोमोसोमल की संख्या में परिवर्तन होने पर जो रोग होते हैं उनको सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहां पूछा गया है कि एक एक्स गुणसूत्र, फीमेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2x पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2x। यानी यहां एक माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1x। तो 1x मुख्य रूप से जब एग में पाया जाता है, उस दौरान 1x जब एग में पाया जाता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है, उस रोग को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम ये दिए हुए हैं, ये मुख्य रूप से सोमेटिक क्रोमोसोम या काय क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होता है। यह भी मेल में होता है, यह मेल में मुख्य रूप से होता है क्लाइनफेल्टर। नर युग्मक व मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के संयोजन से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, एग सेल जिसको कहते हैं, कि आपस में जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, युग्मनज या जायगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मनज या जायगोट कहते हैं। फल वित्ती तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फल के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को फल वित्ती कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। भ्रूण पोष एंडोस्पर्म होता है तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है। विजांड यानी कि मुख्य रूप से ओव्यूल होता है, यह भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा निकल के आएगा, युग्मनज या जायगोट, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके फल से जो स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या कहते हैं, जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। फिर आता है फोर्थ नंबर का, डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से होता है। देखिए आ गया वही, यहां लिखा डाउन पटाव। मैंने अभी कहा था कि सोमेटिक क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप मुख्य रूप से ये रोग होते। तो 3 रोग है, ये ध्यान में रख लीजिए। डेप, डाउन एडवर्ड पटाव सिंड्रोम, डाउन एडवर्ड पटाव। डाउन 21 क्रोमोसोम की संख्या में एक की बढ़ोतरी हो जाती, एक क्रोमोसोम नंबर अधिक हो जाता है। भाई 2 होते तो वहां 3 हो गए, तो त्रिसूत्रता कह दिया, तो वही लिखा हुआ है त्रिसूत्रता, ट्राइसोमी जिसको कहा जाता है, ट्राइसोमी इंग्लिश में कहा जाता है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, एडवर्ड सिंड्रोम मुख्य रूप से आपके है, तो यह भी क्रोमोसोम की एक संख्या में मुख्य रूप से बढ़ोतरी के फलस्वरूप होता है। ठीक है, 80 नंबर के। फिर 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में, 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में जब संख्या 1 बढ़ जाती है तो उसको भी ट्राइसोमी का पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया डाउन सिंड्रोम का कारण। तो डाउन सिंड्रोम अभी मैंने जैसा बताया, 21 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए,
क्या 21st क्रोमोसोम। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको, कौन सा, सोमेटिक क्रोमोसोम। विशेष तौर पर मतलब ये मत करना कि सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ा दे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम तो 23 लास्ट वाला है। तो आपको मुख्य रूप से ये बताना है कि 21st यानी 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम। तो देख लीजिए आंसर यहाँ होगा एक, तो ये दिया हुआ है 21st। ठीक है। मलेरिया रोग किस रोग जनक के द्वारा फैलता है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन कर दिया, देखिए घुमाने वाले ने, कि फैलता है, फैलता है, फैलने का मतलब ये नहीं है कि कोई वाहक है, वाहक का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है कि मलेरिया रोग किस वाहक के द्वारा फैलता है। यहाँ वाहक कैरियर वर्ड को छुपा दिया गया है। मलेरिया जो डिसीज होता है वह किस रोग के द्वारा फैलता है। यदि यहाँ लिख देते किस रोग के द्वारा होता है तो सीधे सीधे प्रश्न हो जाता, तो बच्चा स्वयं जानता है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स जो रहते हैं उनके द्वारा होता है। लेकिन यहाँ फैलने के फलस्वरूप कंफ्यूजन दे दिया, वाहक के द्वारा फैलता तो क्लियर हो जाता, मच्छर मॉस्किटो क्या। लेकिन यहाँ फैलता है तो फैलता में भी आपको क्या लगाना है, प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स लगाना है। तो बी नंबर का आंसर बिल्कुल इसका सही है। विशेष ध्यान देना, फैलता रोग कारक द्वारा फैलता या वाहक द्वारा फैलता, तो यहाँ मुख्य रूप से मॉस्किटो आता, मच्छर आता, लेकिन वाहक नहीं दिया हुआ है, इस वजह से आपका मुख्य रूप से इसमें प्लाज्मोडियम निशान लगाना पड़ेगा। विशेष ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। फिर है आपके ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य तो बहुत सिंपल होते हैं कि शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म को सर्टोली सेल्स के द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है कि आपको हिस्टोलॉजी टेस्टिस की पढ़ी है, उस टेस्टिस में स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताए होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मुख्य रूप से आपके ये बताए गए हैं। तो ये सीधे सीधे लिखा है, सर्टोली सेल्स मुख्य रूप से नर्स सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। नर्स क्या करती है, देखभाल करने का कार्य करती है, पोषण प्रदान करने। तो वही चीज लिखा है, शुक्राणु को स्पर्म को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल आंसर सही है। मैं सत्य और असत्य के लिए जो सही होगा उसके लिए राइट का निशान लगाऊंगा, जो गलत होगा उसका लिए क्रॉस का लगाऊंगा। ठीक है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ह्यूमन में मुख्य रूप से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल ट्रू है, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल ट्रू है। ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब ओवा और स्पर्म जल में त्याग दिए जाए मेल फीमेल के द्वारा, फीमेल के द्वारा ओवा रिलीज कर दिया जाए वाटर में, और मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज कर दिया, ये जाकर जहां मिल जाए उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यह फीमेल की बॉडी में मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल की बॉडी में मुख्य रूप से स्पर्म के द्वारा एग को फर्टिलाइज किया जाता है, इस वजह से इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो बिल्कुल ट्रू है। आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। अरे वाह 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 वाह, क्या गलत कर दिया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन देके आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। अरे कौन कहता है आरएनए में यूरेसिल, भैया पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये ध्यान में रखना। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। फिर आता है 4th नंबर पे, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। देखिए इस पर थोड़ा सा आरएनए पे मैं चर्चा कर दूं। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल 4 पाए जाते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान में रखना। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन था, फीमेल हनीबीज, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती। अरे भैया कितने बार पढ़ा चुका, 32 ही होती है। कितनी होती है, 32 ही होती। तो यानी कि ये बिल्कुल आंसर सही है। फीमेल जो हनीबी होती है, फीमेल हनीबी में क्रोमोसोम्स की नंबर 32 ही होती है, क्रोमोसोम्स की नंबर 32 ही होती है। तो ये राइट है। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। भैया आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आने वाली पेंटोस शुगर है। ये कौन सी शुगर है, पेंटोस शुगर है। तो स्वाभाविक है ये आंसर क्या है, राइट है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, रिक्त स्थान।
तो रिक्त स्थान में मुख्य रूप से आपके भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच, फर्स्ट नंबर का देखिए, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ये खाली स्थान मैंने बीच में छोड़ दिया, आप आइडिया लगा सकते, बताइए। पूरा पढ़ चुके हैं, पेपर आता है वैसे आप सभी लोग भूल जाते हैं। भ्रूण यानी एम्ब्रियो एवं यूटेरस के बीच जो कनेक्टिव लिंक होती है, क्या जो कनेक्शन लिंक होती है एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है, उस कनेक्टिंग लिंक को क्या कहते हैं? आप तो ये दिमाग में रखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम तो बात बिल्कुल क्लियर है। भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? यानी एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। यानी कि यहां क्या कहते हैं? अपरा। इंग्लिश में मैं यहां लिखे देता हूं प्लेसेंटा। क्लियर? टाइफाइड ज्वर का रोग जनक, अरे वाह कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन। टाइफाइड ज्वर का रोग जनक कौन सा होता है? टाइफाइड जनक का भैया साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो यहां लिख दीजिए साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? बिना निषेचन के बनने की क्रिया कहलाती है, अरे भैया बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया कहलाती पार्थेनोकार्पी कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पी। दिखाई दे रहा है? पार्थिनो, यहां नहीं लिखूंगा, चलिए ये मैं मिटा रहा हूं, कहलाती है बाद में लिखता हूं। क्रिया पार्थिनो कार्पी ब्रैकेट में अनिषेक फलन कहलाती है। भैया बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया पार्थिनोकार्पी कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। अब कोई पूछ ले कि जंतुओं में ये क्रिया, तो पार्थेनोजेनेसिस ध्यान में रखना है, पार्थेनोजेनेसिस ध्यान में रखना है, मधुमक्खी वगैरह जैसे बनती हैं। बीजांड विकसित होकर बनाता है, बीजांड से यानी ओव्यूल डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होता है? ओव्यूल डेवलप होकर सीड या बीज में कन्वर्ट होता है। सीड बीज किस में कन्वर्ट होता है? लो बड़ा ही बड़ा लिखो थोड़ा सा, बीज बनाता है। ठीक है, ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाता है? सीड या बीज बनाता है, बीजांड विकसित होकर सीड बनाता है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, विशेष ध्यान रखें यहां युग्मक पूछा गया, 9 सेल नहीं पूछा गया। तो हैप्लॉइड संख्या होती है, हैप्लॉइड संख्या होती है तो मुख्य रूप से यहां क्या संख्या आ जाएगी? 23 मुख्य रूप से आ जाएगी। ठीक, तो ये मुख्य रूप से आपके क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक। अब आता है मैचिंग, बिल्कुल सिंपल होती है मैचिंग। तो ब्लड कैंसर, देखिए ब्लड कैंसर का पहला कौन सा होगा? यहां डाल दीजिए आप ब्लड कैंसर फर्स्ट नंबर, यानी ल्यूकेमिया, ल्यूकीमिया मुख्य रूप से। एक्रोसोम डाल दीजिए, शुक्राणु कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखिए ये जैसे क्रोमोसोम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर आगे, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है। पता है कि नहीं पता है बच्चों? एक्रोसोम कहलाती है। 1:1 रेशो सीधे सीधे मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये रेशो कौन सा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशो है। कौन सा रेशो है? जीनोटाइप रेशो। तो एक संकर क्रॉस देखिए, तो यहां ये आपका
तीसरा मुख्य रूप से आ जाएगा मादा जनन अंग जायांग या गाइनोशियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गाइनोशियम। तो यहाँ 4th नंबर लिख दीजिए। दूध से दही बनना, अरे भैया दूध से दही बनना किसका काम है? जीवाणु लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो ये आपका 5वें नंबर का। तो इस प्रकार से आपको ये, मुझे लगता है कि इस पेपर में सभी बच्चों के आउट ऑफ 100 to 100 आएंगे, 20 में से 20 आएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल कोई पेपर है, आपने देखा वो सॉल्व करने के दौरान। तो देख लीजिए, मैचिंग कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।